प्रिय विद्यार्थियों, आज हम MA 207 विषय में ऑपरेशन ऑफ DC जनरेटर की बात करेंगे। DC जनरेटर की हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, DC जनरेटर का प्रिंसिपल भी हमने देखा। आज हम बात करेंगे कि DC जनरेटर कैसे ऑपरेट करता है, कैसे EMF इंड्यूस होता है उसमें, या कैसे उसमें हमारे को वोल्टेज मिलता है, कैसे पावर प्रोड्यूस करता है। आज इस विषय की हम बात करेंगे। यद्यपि हम पहले इसको देख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार पुनः कि व्हाट इज़ DC जनरेटर। DC जनरेटर इज़ ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर इज़, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इस तरीके से होता है। व्हेन ए कॉइल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट कट्स द फ्लक्स विच इंड्यूसेस EMF इन द कॉइल। The direction of the rotation is given by Fleming's right hand rule। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कोयल होगी और वो कोयल अगर मूव करती है तो उसके में EMF इंड्यूस होगा, और जो EMF इंड्यूस होगा वो फेराडे के नियम से होगा। तो जो EMF इंड्यूस होगा वो EMF की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के द्वारा बताया जाएगा, या राइट हैंड रूल्स के द्वारा हम मालूम करेंगे। राइट हैंड रूल जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं, पुनः छोटा से बात में उसको दोबारा करूँगा। राइट हैंड रूल में हमने सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, तीनों को अगर हम इस तरीके से एक दूसरे से 90 डिग्री पे कर लें तो जो इंडेक्स फिंगर है ये फील्ड की दिशा को बताती है, ये थंब जो है वो उसके कंडक्टर के या कोयल के मूवमेंट की दिशा को बताता है, और जो ये मिडिल फिंगर है ये मिडिल फिंगर उसमें इंड्यूस होने वाले EMF की डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरीके से उसमें जो EMF इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अब ये करता कैसे है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक चित्र है जिस चित्र में हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक कोई कोयल रखी हुई है। जो कोयल एंड में स्लिप रिंग्स होती है वो कम्यूटेटर उससे कनेक्टेड है। इसको हमने किसी भी एक दिशा में डायरेक्शन दिया, जैसा कि इसमें ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है कि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की। इनिशियल पोजीशन जो है इस मशीन की में जो इनिशियल पोजीशन है वो कोयल है, वो कोयल फ्लक्स के परपेंडिकुलर दिखाया हुआ है। यानी इस समय जो फ्लक्स है वो फ्लक्स इसमें जीरो फ्लक्स पास हो रहा है, सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है। लेकिन अब इसके बाद जैसे हमने इसको घुमाया तो घुमाते पहले इसमें मान लीजिए 100 लाइन ऑफ फोर्स पास होती थी। अब उसका जैसे हमने इसको घुमाया, घुमाने के बाद इसमें 100 की जगह हो सकता है 95 पास होने लग जाए, यानी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फेराडे का नियम भी ये कहता है कि फेराडे के नियम के अनुसार, फेराडे ने जो 2 नियम दिए थे उसमें फेराडे के नियम के अनुसार जब भी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा या किसी कंडक्टर के द्वारा काटे जाने वाले फ्लक्स या फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन होगा तो उसमें EMF इंड्यूस होगा। तो इस प्रकार से जैसे ही ये 90 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं, 90 डिग्री के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा घूमती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। पहले जो फ्लक्स कट ऑफ हो रहा था वो इसमें से सारा फ्लक्स पास हो रहा था, लेकिन फ्लक्स किसी प्रकार का जो परिवर्तन था वो परिवर्तन नहीं था, जीरो स्टेशनरी कंडीशन थी। जैसे हमने परिवर्तन इसको घुमाया तो इसमें से फ्लक्स कट हुआ, पहले 100 थी मान लीजिए, अब 95 है, तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। और इस पोजीशन में जब हम इस जो कोयल होती है वो बल्ब में स्टार्टिंग पॉइंट में, जब इस पोजीशन में, तब इस बल्ब में किसी प्रकार का कोई बल्ब नहीं जलता, या हम बोल सकते हैं कि इसमें वोल्टेज इंड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए बल्ब इंड्यूस वोल्टेज होगा वो जीरो होगा। अब मान लीजिए अगली पोजीशन की मैं बात करता हूँ कि मैंने इसको जैसे ही घुमाया, घुमाने के बाद घुमाते 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 इसको मैं जैसे जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे परसेंटेज चेंज बढ़ता जाएगा। शुरू में 100 के कंपैरिजन में अगर मान लो 95 था, वो परसेंटेज चेंज कंपेरेटिवली कम था। फिर 95 के कंपैरिजन में जब 90 होगा तो परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा वो मैक्सिमम होने लग जाएगा, और यहाँ वो पोजीशन हो जाएगी 90 डिग्री की पोजीशन है। इस 90 डिग्री की पोजीशन में फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि मान लीजिए 89 डिग्री पे जितनी फ्लक्स पास होता था उसके बाद जब 0 डिग्री पे जाएगा तो वहाँ जीरो हो जाएगा, यानी कुछ नहीं के कंपैरिजन में कुछ
बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। 100 के कंपैरिजन में 105 बड़ा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 0 के कंपैरिजन में 5 या 5 के कंपैरिजन में अगेन 0 होना वो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन की अगर हम बात करें तो अधिक होता है, इसलिए यहाँ इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो बल्ब है हमारा वो बल्ब ग्लो कर रहा है, ये बल्ब ग्लो करने का मतलब है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसके बाद इसमें हमने करंट की डायरेक्शन को बता रखा है कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन एरो मार्क्स के हमने दिखाया हुआ है। उसके बाद जैसे हमने इसको आगे घुमाया तब उसके बाद अगेन सी डायग्राम में अगेन जो कोयल है वो कोयल 90 डिग्री फ्लक्स के अपोजिट में हो गई, ये बढ़ के आगे, यानी पहले स्टार्टिंग पॉइंट में जो कंडक्टर था उस कंडक्टर में से जो कोयल थी उस कोयल का एक हाफ जिसको हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है वो नीचे की तरफ था और रेड कलर ऊपर की तरफ था। अब ब्लू कलर ऊपर की तरफ चला गया या बी बी डैश पोर्शन ऊपर की तरफ चला गया, ए ए डैश पोर्शन नीचे की तरफ आ गया। ऊपर जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब यहाँ पर ए ए डैश रेड कलर और बी बी डैश ब्लू कलर से, अब बी बी डैश ऊपर चला गया और ए ए डैश नीचे की तरफ आ गया। और यहाँ पे जब 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री में आता ही इसमें अगेन जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो न्यूनतम हो जाएगी और यहाँ इस वक्त कोई बल्ब नहीं जलेगा। इसके बाद यानी इसमें इस समय पे 0 वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। अगेन जब हमने इसको अगेन घुमाया तो अब पहले जो सी डायग्राम था, सी डायग्राम में नॉर्थ पोल के समीप ए डैश साइड थी कोयल की जिसको हमने रेड कलर से दिखा रखा है, और अब यहाँ पर इसमें जो साइड है वो साइड जो हमारे पास आई है वो बी बी डैश आई है जो कि हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है। और इस प्रकार से जो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ आने के बाद मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन उसकी दिशा बदल जाएगी क्योंकि पहले जो धारा की दिशा थी, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो धारा की दिशा थी, वो धारा की दिशा में पहले बीबी कंडक्टर से करंट निकल रहा था और ए कंडक्टर को करंट ए डैश कंडक्टर को करंट जो वो पास जा रहा था। अब इस पोजीशन में आने के बाद करंट ए डैश से निकलता है, जो करंट है वो करंट बी बी डैश, क्योंकि बी बी डैश इधर की तरफ आ गया है, उसने पोजीशन बदल ली है और पोजीशन बदलने के वहाँ से निकल रहा है और करंट इसमें जो ए डैश है उसमें एंटर हो रहा है। यानी करंट की जो पोजीशन है वो जो साउथ पोल है उस साउथ पोल की तरफ करंट एंटर होता प्रतीत होता है। और इस प्रकार से अगर हम इसको करंट टाइम और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आती है। ये 0 से स्टार्ट होती है और उसके बाद 90 डिग्री पे आते आते मैक्सिमम हो जाती है, अगेन 180 डिग्री पे आके ये 0 हो जाती है, उसके बाद 270 डिग्री पे मैक्सिमम और 360 डिग्री पे अगेन 0 हो जाता है। ये किसी एक साइकिल की बात है या किसी एक कोयल की बात है। अब चूंकि आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर में काफ़ी सारी कोयल्स होती है, एक कोयल दूसरी कोयल, तो जैसे ही इस प्रकार के कई सारी साइकिल्स होंगी वो दूसरी कोयल से भी हमारे को प्राप्त होंगी। ये जो साइकिल होती है उसके बाद हम इसको कम्यूटेटर की सहायता से जो परिवर्तन कर देते हैं, तो परिवर्तन करने के कारण इसमें जो नेगेटिव साइकिल होता है वो नेगेटिव साइकिल भी हमारे को पॉजिटिव में मिल जाती है क्योंकि हम उसकी डायरेक्शन को बदल देते हैं। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा जनरेटेड ईएमएफ आगे जाके जो चूँकि मैकेनिकल में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ नहीं है कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होगी या जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इसलिए हमने उसको डेरिवेशन में जाने की जगह सिलेबस लंबा है, हम सीधा इसको फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ फाई फ्लक्स पर पोल है, एक पोल से निकलने वाले फ्लक्स की क्वांटिटी है जो कि हम वेबर में बोलते हैं। जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स टोटल आर्मेचर में जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो हैं। पी नंबर ऑफ पोल्स हैं, मशीन में कितने पोल की मशीन है, और एन उसकी मशीन की या उस डीसी जनरेटर के घूमने की गति है जिसको कि हम आरपीएम में नापते हैं, रोटेशन पर मिनट आरपीएम में मेज़र करते हैं, अपॉन 60 अपॉन है 60, चूँकि हम स्पीड को आरपीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारे पास कभी ऐसी स्थिति हो कि हमारे को उसकी स्पीड आरपीएस में दे रखी रोटेशन पर सेकंड में, तो हम इसको 60 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है ऐसे, वो ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के कारण होता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जितने ज़्यादा होंगे हम ए की वैल्यू रख देंगे। अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लेफ्ट वाइंडिंग है तो 2 पी के बराबर होगा, और अगर वेव वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा फिक्स 2 के बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो व्याख्यान है ये व्याख्यान आपको
समझ में आया होगा। और इस व्याख्यान के बाद हम अगला जो व्याख्यान देखेंगे उसको और इसमें